नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा। आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, जिनके बारे में राजनीतिक गलियारे में पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला सकती हैं। तो आप जानते ही होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछले 5 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने नए नारे फिर एक बार मोदी सरकार के साथ अपने विजयी रथ पे सवार होकर आगे बढ़ रही थी। और इसको रोकने के लिए देश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ उत्तर प्रदेश की दो धुर विरोधी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर आ गए थे। अब इसको मैं एक घटना का जिक्र करते हुए आपको समझाता हूँ। भारत की राजनीति में, खासकर उसे उत्तर प्रदेश में माना जाए, एक ऐसी घटना घटी थी कि जिसने भारतीय राजनीति को कलंकित कर दिया था। 2 जून 1995 को लखनऊ में हुआ गेस्ट हाउस कांड, जिसमें मायावती के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था और उनकी रक्षा उस समय पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले, डीएम के पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने की थी। हालांकि उनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। वो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते थे और ये उसी समय से दोनों पार्टियों के बीच में ऐसी खाई बन गई, एक ऐसी दुश्मनी हो गई थी। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और बहुजन समाज पार्टी ने उनको समर्थन दिया था उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो फिर उसी गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए और फिर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश में घेरने के लिए दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 19 अप्रैल 2019 को एक साथ एक मंच मैनपुरी पर दिखे थे और ये तारीख दोनों की दोस्ती की गवाह बन गई थी। हालांकि बाद में नतीजे जो थे वो इन दोनों पार्टियों के फेवर में नहीं आए, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उसके बाद में फिर सपा और बसपा में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। दोनों में अनबन हुई और दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अब मैं आपको कुछ उन पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि जिनसे लोगों को लगने लगा है कि बसपा और भाजपा एक साथ हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान का। आप जानते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे थे। बाद में कांग्रेस ने इनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया और मायावती ने फिर कांग्रेस के ऊपर छल का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि धमकी और लालच देकर हमारे विधायकों को कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है और उन्होंने यहाँ तक कि गहलोत सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया था। दूसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि इधर चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ में 65 सीटें जो हैं उपचुनाव उन पर भी एक साथ में करा लिए जाएंगे। तो इनमें गुजरात की 8 विधानसभा सीटें हैं और उन पर बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति बहुजन वर्ग कर रहा है। दलित वोट बैंक को खासा साधने की कोशिश रहती है हमेशा मायावती की और राजनीतिक लोगों का मानना है कि इससे कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा वहाँ पर। तो अगर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर फायदा पहुँचाया जा रहा है। 2017 में जो गुजरात के चुनाव हुए थे उनमें तीसरे नंबर की पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनकर बहुजन समाज पार्टी वहां पर उभरी थी। अगला पॉइंट मैं आपको अब समझा रहा हूं। इस कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लगाया गया, इस दौरान क्या हुआ कि ज्यादातर दिल्ली और महाराष्ट्र के लोगों को, जो वहाँ पर श्रमिक लोग थे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको कई लोगों को पैदल आना पड़ा क्योंकि उस समय राज्य सरकारें या कह लीजिए केंद्र सरकारों का समन्वय उतने अच्छे ढंग से नहीं था कि उनको घरों तक सही से पहुंचाया जा सके। तो इस समय अलग अलग धुर विरोधी दल, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था।
उन्होंने कहा था कि अगर लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार रोजी रोटी का सही प्रबंध करती तो आज इन लोगों को अलग राज्यों में ना जाना पड़ता, ना ऐसी दुर्दशा इन लोगों की होती। अगला पॉइंट जो है वो है धारा 370 से रिलेटेड। जब अगस्त 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया था तो राजनीतिक दलों ने खासकर इसका खासा विरोध किया था। उनका मानना था कि इससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बैलेंस बना रहेगा। जो भी लोग 370 का विरोध कर रहे थे, जो राजनीतिक दल, वो यही मान रहे थे कि इससे मुस्लिम नाराज हैं केंद्र के इस फैसले से, उनके इस बदलाव से, और अगर हम इस फैसले का विरोध करेंगे, वो ये तो जानते थे कि इसको रोक नहीं सकते क्योंकि मोदी सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में मजबूत स्थिति में थी इस बिल को पास कराने में। तो उनका ये मानना था कि अगर हम इसका विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो फिर मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका वो मजबूत होगा, वो ये मानेगा कि हाँ हमारी तरफ से ये बोल रहे हैं, इसका ये विरोध कर रहे हैं। उनको मुस्लिमों को एक तरीके से खुश करने की ये कोशिश थी। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर अब SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनको भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। उसके बाद आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, ये दोनों एक नहीं थे, इनको विभाजित किया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग भी हैं ज़्यादातर, तो मायावती का इसके पीछे तर्क था कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों की जो मांग थी अपनी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए, तो वो उनकी मांग को स्वीकार की है। एक अच्छा कदम है और उन बसपा पार्टी से बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने सदन में इस बात को सामने रखा था। एक और पॉइंट है जहाँ पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रशंसा की। आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में SC/ST वर्ग की कुछ बच्चियों पर मजहब विशेष के लोगों द्वारा छेड़खानी किया जा रहा था और इस छेड़खानी का जब उन बच्चियों के परिवारीजन ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और इस मामले पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कड़ा एक्शन लिया। इस पर मायावती ने योगी सरकार की प्रशंसा की थी और एक समय योगी ने भी मायावती की तारीफ की जब इस कोरोना काल में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जो उनके विधायक और सांसद हैं वो जरूरतमंदों की मदद करें, आगे बढ़ें, सरकार के साथ में वो भी सहयोग करें। इस समय तो उस टाइम योगी सरकार ने उनका आभार प्रकट किया था। और अभी आप जानते ही हैं कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है लगातार। इस मामले पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो केंद्र सरकार के साथ में है। अब लोगों के मन में सवाल कि दो ऐसे दल जिनके विचार नहीं मिल रहे हैं वो कैसे एक साथ आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्रिकेट और राजनीति ये अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कौन पार्टी कब किधर किसके साथ मिल जाती है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको मैं ज़्यादा नहीं, पिछले एक दशक के कुछ घटनाक्रम को बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। 2013 में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का घोर विरोध करके अन्ना आंदोलन से जो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उसने जाकर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस से ही हाथ मिलाया। हालांकि उनका बाद में अनबन हो गया, सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं। हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, उसमें भी दो दल एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं और फिर उनकी अपनी एक अलग राजनीति रहती है, फिर सरकार में साथ में आ जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि किस तरह सपा और बसपा लंबे टाइम के बाद में एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर भाजपा और बसपा कोई पहली बार एक साथ होंगे, अगर हो रहे हैं तो इससे पहले भी जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद में जब सपा और बसपा की जो सरकार थी, समर्थित सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो जब टूटी थी तो फिर भाजपा ने और बसपा ने मिलकर सरकार चलाई थी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाया, कुछ घटनाक्रमों का जिक्र किया। आगे हम फिर किसी विषय पर सर्वे करेंगे, आपसे बात करेंगे किसी सामुदायिक विषय पर, राजनीतिक विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।